आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिनकी व्याख्या करने में लिटरेचर के सारे विशेषण भी लगा दिए जाएं तो शायद कम पड़ जाएं। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपनी कच्ची उम्र में कह दिया था कि मेरा जीवन किसी की मेहरबानी का मोहताज नहीं है, मैं अपने रास्ते अपनी मेहनत के दम पर बनाऊंगा। कलाम साहब के नाम एपीजे अब्दुल कलाम में ए अबुल उनके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम है, पी पाकिर उनके दादाजी का नाम है, जे जैनुलाब्दीन इनके पिता का नाम है और अब्दुल कलाम इनका नाम है। कलाम साहब पेशे से एक भारतीय एरोस्पेस साइंटिस्ट और भारत के 11 प्रेसिडेंट भी रहे। कलाम साहब का जीवन सादा और उच्च विचारों से भरा हुआ रहा। इनके सरल जीवन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब ये प्रेसिडेंट बनने के बाद 2002 में राष्ट्रपति भवन गए तो 2 बैगों के साथ गए, और जब 2007 में राष्ट्रपति भवन से वापस आए तो 2 बैगों के साथ वापस आए। कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने डीआरडीओ में काम करते हुए मिसाइलों की इन्वेंशंस की और साथ में लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर भी काम किया। इन्होंने ही पीएसएलवी रॉकेट बनाया था, जिसकी मदद से हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने मंगल तक का सफर तय करके पूरे विश्व में भारत के नाम के झंडे गाड़ दिए। भारत एक ऐसा देश बन गया जिसने प्रथम प्रयास में मार्स मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और वो भी सबसे कम खर्च में, मात्र 7 रुपए पर किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7 रुपए पर किलोमीटर। ये सब हम तभी कर पाए क्योंकि हमारे पास कलाम साहब द्वारा बनाया गया पीएसएलवी रॉकेट था। जब भी कलाम साहब के जीवन में कोई परेशानी आती थी तो उन्होंने बताया था कि वो गीता और महाभारत को पढ़ते थे। गीता महाभारत पढ़ने के बाद वो अपनी समस्याओं का जवाब पा लेते थे और फिर नए उत्साह, दोगुने जोश के साथ काम करते थे। एक बार एक स्टूडेंट ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि सक्सेस को कैसे पा सकते हैं, जिसमें से पहला था एम, हमारी लाइफ का गोल डिसाइडेड होना चाहिए। दूसरा है एक्वायरिंग नॉलेज, अपनी एम के हिसाब से जहाँ से भी ज्ञान मिले उसको इकट्ठा करते जाना है और बढ़ाना है। तीसरा है हार्ड वर्क, दिन रात मेहनत करनी है। और चौथा है प्रिजर्वेंस, यानी कि लगे रहना है, हार मानकर छोड़ना नहीं है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर कलाम के जीवन के बारे में डिटेल में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। डॉक्टर कलाम का जन्म तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो कि पेशे से एक नाविक थे, और माता का नाम आशिमा था, जो कि एक गृहिणी थी। कलाम साहब अपने 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए कलाम साहब के पिता नाव चलाकर परिवार का पेट पालते थे। कलाम साहब का परिवार हमेशा से गरीब नहीं था। कलाम साहब के दादा और परदादा की स्थिति काफी अच्छी थी। कलाम साहब का परिवार ट्रेडर्स का बिजनेस करता था। मेनलैंड से किराने, ग्रोसरी का सामान टापुओं में रहने वालों को पहुंचाते थे, जिससे इनके परिवार की अच्छी आमदनी हो जाती थी। पर 1914 में पंबन ब्रिज बन जाने से ये बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया और परिवार की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती गई। कलाम साहब ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई स्वाट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से की। कलाम साहब को पढ़ाई में बहुत मन था। एक बार की बात है, जब कलाम साहब छोटे थे, गलती से वो क्लास में फर्स्ट बेंच में गांव के पुरोहित के लड़के के साथ बैठ गए। ये देखकर टीचर जी को गुस्सा आया और डॉक्टर कलाम को एक चमाट लगा दी और पीछे जाकर बैठने को कहा, क्योंकि वो एक तो गरीब थे और दूसरे कि वो मुसलमान थे। इस घटना से डॉक्टर कलाम ने डिसाइड कर लिया कि मैं लास्ट बेंच में बैठ करके अच्छे नंबर ला करके दिखाऊंगा। डॉक्टर कलाम को मैथमेटिक्स बहुत पसंद थी, फिर उन्होंने मेहनत की और एकेडमिक्स में अच्छे नंबर ला करके सभी को हैरान कर दिया। डॉक्टर कलाम का ध्यान एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ गया 5th क्लास में, जब उनके टीचर सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें बताया कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास में तो किसी को समझ में नहीं आया, तो इस विषय में सभी को डिटेल में समझाने के लिए वो सभी को समुद्र के किनारे लेकर गए और वहाँ उन्होंने बताया कि चिड़िया कैसे उड़ती है और कैसे मुड़ती है। धीरे धीरे कलाम बड़े हुए। परिवार की हालत ठीक न होने के कारण वो न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। न्यूज़पेपर बांटते बांटते वो न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ लेते थे। इस बारे में डॉक्टर कलाम ने बताया कि अपनी लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए, भले ही परिस्थितियां साथ न दें। आप कोई भी काम करिए उसमें पॉजिटिविटी तलाशिए। मैंने पेपर बांटने का काम किया, इससे मुझे पैसे मिलते थे, पर साथ ही में मैं पेपर को पूरा पढ़ता था, जिससे मेरा नॉलेज भी बूस्ट होता था। डॉक्टर कलाम में पढ़ने की इतनी जिज्ञासा थी कि जब उन्हें पता चला कि गांव से दूर एक मास्टर जी ने मैथ्स का फ्री ट्यूशन देने को कहा है, लेकिन सिर्फ एक शर्त के साथ कि जो सुबह 4 बजे नहा धो करके उनके पास आ जाएगा वो सिर्फ उसी को पढ़ाएंगे। तो बस ये सुनने के बाद डॉक्टर कलाम रोज सुबह 3 बजे उठते थे, नहाने धोने के बाद साइकिल से पढ़ने के लिए निकल जाया करते थे। फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए वो सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली गए, जहाँ से उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएट किया। कलाम साहब और आगे पढ़ना चाहते थे, पर स्थिति ठीक न होने के कारण आगे पढ़ना मुश्किल दिख रहा था। तब उनकी बड़ी बहन ने अपने सारे जेवर बेचकर कलाम साहब को दिए, और जिससे उन्होंने 1955 में MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन की। वहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग ब्रांच ली। MIT में जब डॉक्टर कलाम प्रोजेक्ट में काम करते थे तो उनकी प्रोग्रेस बाकी बच्चों से कम रहती थी, तो ये देखकर प्रोफेसर नाखुश थे और उन्होंने कलाम साहब को डेडलाइन दे दिया। बोला, अगर 3 दिन में एयरक्राफ्ट का मॉडल बनाकर नहीं दिया तो
तुम्हारी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। ये सुनकर कलाम साहब के पसीने निकल गए। सोचे अगर स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। बहन ने जेवर बेचकर मुझे यहाँ भेजा है। इससे कलाम साहब घबरा से गए। फिर 3 दिन कलाम साहब ने ऐसा काम किया, न दिन देखा न रात, बस लगे रहे, और तीसरे दिन मॉडल ला करके अपने टीचर को दिखा दिया। इससे टीचर काफी खुश हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। 1960 में कॉलेज पूरा होने के बाद कलाम साहब के पास इंटरव्यू के लिए 2 ऑप्शन आए। पहला था डीआरडीओ ज्वाइन करने का, दूसरा था आईएएफ ज्वाइन करने का, यानी कि इंडियन एयर फोर्स। छोटे से पायलट बनना चाहते थे तो आईएएफ ज्वाइन करने के लिए वो देहरादून गए। जब वो वहां पहुंचे तो 25 लोग इंटरव्यू देने पहुंचे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 लोगों का चयन होना था। इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट निकला तो कलाम साहब का 9वां नंबर था और उनका वर्षों का पायलट बनने का सपना टूट गया। कलाम साहब बहुत ज्यादा दुखी हुए। देहरादून से जब वो दिल्ली के लिए निकले, अब एक ही ऑप्शन बचा था उनके पास, वो था डीआरडीओ, जो कि दिल्ली में था। देहरादून से दिल्ली की तरफ जाते हुए ट्रेन ऋषिकेश में रुकी। उन्होंने वहां एक स्वामी जी के बारे में सुना था, तो वो उनके आश्रम गए और उनसे अपनी आप बीती सुनाई। तो स्वामी शिवानंद जी ने उन्हें गीता दी और कहा, इसको पढ़ो, तुम्हारी सारी मुश्किलें का हल इस पुस्तक में है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी शिद्दत सच्ची है तो तुमने जो चाहा है तुम्हें एक न एक दिन जरूर मिलेगा। 1960 में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट में जॉब मिली। वहाँ वो एयरक्राफ्ट बनाने का काम करते थे, पर उन्हें इसमें खुशी नहीं मिल रही थी, काम में मजा नहीं आ रहा था। फिर वो इनको स्पार कमेटी के मेंबर बन गए, जो कि विक्रम साराभाई के अंदर काम करती थी। विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर भी कहा जाता है। फिर कलाम साहब का काम देखकर कमेटी ने 1963 में इन्हें नासा भेजा। नासा वाले कलाम साहब से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने इन्हें ऑफर दिए कि यहीं हमारे साथ काम करो, हम तुम्हें अमेरिकी नागरिकता के साथ तुम्हें 5 गुनी ज्यादा सैलरी देंगे। एक बार को तो डॉक्टर कलाम कंफ्यूज हो गए, पर डॉक्टर कलाम सच्चे देशभक्त और एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। उन्होंने ऑफर को मना कर दिया। फिर 1969 में कलाम इसरो गए और वहां उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। उस समय इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर सतीश धवन। इसरो में डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर काम किया। नासा से ट्रेनिंग लिए साइंटिस्ट की टीम बनाई गई। फंड्स की कमी के चलते सेंट मैरी चर्च को अपना रिसर्च सेंटर बनाया। कैटल शेड, जहां पशुओं को बांधते हैं, उसे लेबोरेटरी बनाई और बिशप के खाली पड़े घर को वर्कशॉप बनाया। दिन में 18-18 घंटे काम किया। काम में इतने डूब जाते थे कि ऑफिस में ही सो जाते थे। साइकिल और बैलगाड़ी की मदद से पार्ट्स को ला करके असेंबल किया। 1969 से लेकर 1979 तक दबाकर काम करने के बाद अगस्त 1979 में SLV-3 को लॉन्च किया गया। मिशन अनसक्सेसफुल रहा। डॉक्टर कलाम अपनी बुक में बताते हैं कि इस घटना से मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, मैं हताश हो गया था, उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो पाया था। मैं अपने केबिन में चुपचाप बैठा था। डॉक्टर सतीश धवन आए। उन्होंने मुझे कहा कि बाहर मीडिया तुम्हारा इंतजार कर रही है कलाम, चलो। मैं उनके साथ चला गया, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मीडिया ने सवाल पूछना शुरू किया, पर मैं जवाब देने की हालत में ना था। डॉक्टर सतीश धवन ने मेरा बचाव किया और मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि ये लोग बहुत काबिल और मेहनती हैं। पहली बार असफल हो गए तो क्या हुआ, हम फिर से इस पे काम करेंगे और 1 साल के अंदर SLV-3 को लॉन्च करके दिखाएंगे। ये देखकर मुझ में एक नया जोश और उमंग भर गया। कलाम साहब बताते हैं कि डॉक्टर सतीश धवन से मैंने जाना कि एक सच्चा लीडर कैसा होता है। उन्होंने मुश्किल के घड़ी में सामने आकर सारी गलती अपने सर ले ली, पर अपनी टीम का मोरल डाउन नहीं होने दिया। और फिर जब हमने 1 साल के अंदर 18 जुलाई 1980 को SLV-3 को दोबारा लॉन्च किया और SLV-3 का मिशन सक्सेसफुल हो गया, तो उन्होंने मीडिया के सामने मुझे कर दिया, खुद इसका श्रेय नहीं लिया। सच्चा लीडर वही होता है जो मुसीबत में टीम के आगे और सक्सेस में टीम के पीछे खड़ा मिले। SLV-3 की सफलता के बाद उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने डॉक्टर सतीश धवन को फोन लगाकर डॉक्टर कलाम से मिलने की इच्छा जताई। डॉक्टर कलाम जब इंदिरा गांधी जी से मिले तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की और डिफेंस में देश का भार संभालने को कहा, क्योंकि पड़ोसी देश चीन पाकिस्तान रॉकेट बना रहे थे। फिर वो डीआरडीओ चले गए और 1982 में डीआरडीओ के डायरेक्टर बन गए। डीआरडीओ में डायरेक्टर बनने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर उन्होंने महाभारत पढ़ी। महाभारत में उन्होंने बर्बरिक के बारे में पढ़ा कि जब वो तीर चलाते थे तो उनका तीर उसी बस को लगता था जिसको वो मारना चाहते थे। कलाम साहब ने सोचा कि ये गाइडेड सिस्टम तो बहुत बढ़िया है। फिर उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, IGMDP। इसका उद्देश्य था कि इंडिया को मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने अपने इस मिशन से पृथ्वी और अग्नि जैसी 2 मिसाइलों का निर्माण किया और साथ ही में त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी मिसाइल बनाने में भी इनका अहम योगदान रहा। इनके इसी कार्य की वजह से इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कलाम साहब के प्रोग्राम की वजह से भारत मिसाइल के मामले में अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद
छठवां ऐसा देश बन गया जो मिसाइल्स में आत्मनिर्भर बन पाया। 1993 में उन्हीं की देखरेख में इंडिया ने PSLV रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। इसी PSLV रॉकेट से हमने मंगल तक का सफर भी तय किया है। इसके साथ ही में इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी अहम रोल निभाया। 1992 से लेकर 1997 तक पोखरण में इसमें चुपचाप काम किया, क्योंकि अमेरिका धमकी देता था कि कोई परमाणु शक्ति बनेगा तो उसको पहले हमसे बात करनी होगी। 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहा और भारत परमाणु शक्ति देश बन गया। फिर 1999 में 41 की उम्र में DRDO से रिटायर हो गए। DRDO से रिटायर होने के बाद उन्होंने सोचा कि वो अपने बचे जीवन में 1 लाख स्टूडेंट्स से मिलेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे और टेक्नोलॉजी में आगे आने को प्रेरित करेंगे। इसी बीच अटल बिहारी जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि आपको मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाना चाहते हैं, पर कलाम साहब ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कुछ और ही सोचा था। फिर कलाम साहब अन्नामलाई कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पढ़ाने लगे। कलाम साहब अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने जीवन में शादी ही नहीं की। फिर 2002 में अटल बिहारी जी ने उन्हें फिर फोन लगाया और कहा, हम आपको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, इस बार आप मना मत करिएगा। और इस बार कलाम साहब ने मना नहीं किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें प्रेसिडेंट बनकर रहे। ये लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे, इसलिए इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहते हैं। इनकी बिलोंगिंग्स की बात करें तो वो ना के बराबर थी। इनकी बिलोंगिंग्स में बस 10 चीजें थी। पहला, इनका रामेश्वरम का पैतृक घर। दूसरा, इनकी 2500 किताबें। तीसरी, इनकी वीणा जिसे ये खाली समय में बजाते थे। चौथी, इनकी घड़ी। पांचवा था इनका CD प्लेयर जिसमें ये भजन सुनते थे। छठवां था इनका लैपटॉप। 7वें नंबर पर है इनकी 6 शर्ट जिसमें से 3 DRDO ने दी थी। 8वें नंबर पर हैं 4 पैंट जिसमें से 2 पैंट DRDO ने दी थी। 9वें नंबर पर हैं 3 सूट और 10वें नंबर पर है 1 जोड़ी जूते। बस प्रॉपर्टी के नाम पर इतना ही था इनके पास। इस घटना से तो आप जान ही गए होंगे कि इनका जीवन कितना सरल था। अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें 40 डॉक्टरेट्स मिली। इन्होंने कभी भी PhD नहीं की, पर जिस भी इंस्टीट्यूशन में ये पढ़ाने जाते थे तो उन्हें सम्मान देने के लिए वो इंस्टीट्यूशन इन्हें PhD की डिग्री देता था। और साथ ही में वीर सावरकर अवार्ड, रामानुजन अवार्ड, 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कलाम जी ने अपने जीवन में कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे कि इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिनेटेबल स्पिरिट आदि। ये थे कलाम साहब जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। 27 जुलाई 2015 को 83 की उम्र में जब IIM शिलोंग गए थे तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर पूरा देश गम में था। ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। इनके फ्यूनरल में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेकर सभी लोग सम्मिलित हुए। इनकी मृत्यु में बड़े बड़े देशों ने भी अपना दुख जाहिर किया था। डॉक्टर कलाम साहब के जन्मदिन 15 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं, जिसे UNO ने घोषित किया था। वो आज तो हमारे साथ नहीं है, पर हमारी यादों में और दिलों में अपने कार्यों की वजह से जीवित हैं। डॉक्टर कलाम को मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।